डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस? व्हाट इज इनहेरिटेंस? यू कैन से इनहेरिटेंस is a process of transfer of characters from parents to offspring, है ना। पेरेंट से कैरेक्टर जो है ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। पेरेंट्स से कैरेक्टर्स जो है आपका ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है। बट क्या ट्रांसफर हो रहा है? कुछ तो बेसिस होगा, कुछ तो पेरेंट्स से जो है ऑफस्प्रिंग में जा रहा होगा। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ दिस इनहेरिटेंस? इसका जो मॉलिक्यूलर बेसिस है, कोई मॉलिक्यूल होगा जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा होगा। वो मॉलिक्यूल्स क्या है? वो मॉलिक्यूल्स है न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डीएनए। डीएनए क्या है? एक प्रकार का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ना। तो यही हम लोग देखेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में, इसका ट्रांसफर के बारे में, रेप्लिकेशन के बारे में, इसका ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें, फिर इसका डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से फिर प्रोटीन ट्रांसलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर फर्दर इसका एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ना, इस चैप्टर का जो नाम है, इसको भी समझना जरूरी है कि इनहेरिटेंस क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और ये जो ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या ट्रांसफर हो रहा है? व्हाट इज दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स व्हिच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग? तो दैट इज न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो जो मॉलिक्यूलर बेसिस है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है जो ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या हो रहा है? न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड जो है, फर्स्ट टाइम इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिस्चर इन 1869 में। और ये जो ईयर था, इट वाज अ लैंडमार्क ईयर ऑफ जेनेटिक रिसर्च। क्योंकि डीएनए का डिस्कवरी हुआ था, न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरी हुआ था, जो हमारा सारा जेनेटिक जो एक तरह से हमारा जो करेक्टर्स होता है वो कंट्रोल करता है। तो ये इस ईयर है ना, 1869 को लैंडमार्क ईयर ऑफ जेनेटिक रिसर्च कहा जाता है। फ्रेडरिक मिस्चर ने डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड को इनसाइड द न्यूक्लियाई ऑफ ह्यूमन डब्ल्यूबीसी फाउंड इन पस। पस जो था, जानते हैं, जब वुंड घाव वाव हो जाता है बॉडी में, तो पस का फॉर्मेशन होता है। वहां से इन्होंने डब्ल्यूबीसी को निकाला और उसके अंदर न्यूक्लियस, है ना, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में इस न्यूक्लिक एसिड को उन्होंने देखा, जिसको इनिशियली उन्होंने नाम क्या दिया? न्यूक्लिन। लेटर जो है रिचर्ड अल्टमैन ने इस न्यूक्लिन का जो प्रॉपर्टी था, वो एसिडिक है या बेसिक है, उसको पता लगाया। और उन्होंने देखा कि न्यूक्लिन जो है वो एसिडिक नेचर का है, इसका जो प्रॉपर्टी है वो एसिडिक है। तो उन्होंने इस न्यूक्लिन को लेटर जो है नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। आगे है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में ही हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। इट इज अ पॉलीमर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड है क्या? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो आपस में जो है एक चेन बनाता है ना। ये आपका न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है। अब पूरा जो ये चेन बन गया, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और वी कैन से पॉलीन्यूक्लियोटाइड।
Now, what is the building block of nucleic acid? The building block of nucleic acid is न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ही जो है इसका बिल्डिंग ब्लॉक है। एक एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके एक न्यूक्लिक एसिड बनाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है। यह एक मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत है ना आता है। इट कम्स अंडर अ मैक्रोमोलिक्यूल्स, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है ना। अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स में जैसे हम पॉलीसेकेराइड की बात करेंगे, पॉलीपेप्टाइड की बात करेंगे, जो प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब भी एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है। अब लिपिड क्या एक मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है, क्या वो पॉलीमर है? इसका कोई रिपीटिंग यूनिट होता है? तो नहीं, ये एक पॉलीमर नहीं है। बट पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब पॉलीमर है ना। और पॉलीमर का मतलब होता है बहुत सारे मोनोमर्स, है ना। मोनोमर का मतलब जैसे ये एक है, ये कोई एक मॉलिक्यूल्स है, इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमर। और जब ये बहुत सारे मिल करके एक चेन बना देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। तो लिपिड पॉलीमर नहीं है, इसका कोई रिपीटिंग यूनिट नहीं होता है। ये कोई मतलब एक कह सकते हैं कि जिस तरह से न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट होकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रहा है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल्स बार बार रिपीट हो रहा है। बट फर्स्ट लिपिड में जो है वो इस तरह का रिपीटेशंस देखने को वहां पे नहीं मिलता है। ये पोली एनाइंस होते हैं। पोली एनायन, एनायन का मतलब ये होता है नेगेटिव चार्ज। तो डीएनए जो होता है या न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए जो होता है ना, आरएनए और डीएनए क्या न्यूक्लिक एसिड का टाइप है। ये निगेटिवली चार्ज होता है। इसका जो बैकबोन होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इसमें जो है कौन सा ग्रुप पाया जाता है? फॉस्फेट ग्रुप। ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड कह सकते हैं, ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है एट फिजियोलॉजिकल पीएच। अब न्यूक्लिक एसिड को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, वी कैन, है ना, कैटेगराइज न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए into DNA and RNA. What is DNA? DNA is deoxyribonucleic acid। यहाँ पे आपका डी हो गया, यहाँ पे आपका एन हो गया, यहाँ पे ए हो गया, डीऑक्सी एसिड। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, आर हो गया, एन हो गया, ए हो गया, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब चूंकि हम लोग जानते हैं न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, तो न्यूक्लियोटाइड है क्या आखिर? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? तो न्यूक्लियोटाइड का जो कंपोनेंट्स होता है वो होता है नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड। ये तीन चीज आपस में मिल करके न्यूक्लियोटाइड बनाता है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि नाइट्रोजन बेस क्या होता है। नाइट्रोजन बेस एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक है, एरोमेटिक है ना। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब होता है जो साइकिल में रिंग है, जो साइक्लिक रिंग है उसमें अलग अलग एटम्स हो सकता है। जैसे यहाँ पे कार्बन है तो इधर नाइट्रोजन है, इधर कार्बन है, इधर नाइट्रोजन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है। तो एक ही रिंग में सिर्फ कार्बन नहीं है, जैसे ये कार्बन रहता, कार्बन है ऐसे, है ना। तो ये होमोसाइक्लिक हो गया। ये जो है कार्बन कार्बन ही खाली अगर रहे तो इससे हम लोग बोलेंगे होमोसाइक्लिक। लेकिन अगर इस रिंग में एक से ज्यादा आपका एटम मिल रहा हो, एलिमेंट मिल रहा हो, तो फिर हम उसको बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक,
है ना। तो ये हेटेरोसाइक्लिक है। नाइट्रोजन बेस क्या है? हेटेरोसाइक्लिक है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक का मतलब होता है, जैसे आपने बेंजीन है ना पढ़ा होगा, तो उसमें डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड है। तो अल्टरनेट्स डबल बॉन्ड मिलने के बाद इसमें क्या होता है, ये है ना कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो पाई बॉन्ड है, ये कभी यहाँ पे बनेगा, फिर ये यहाँ पे बनेगा, फिर ये यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से रोटेट होता है, एरोमेटिसिटी दिखाता है, जो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो हेटेरोसाइक्लिक होता है, नाइट्रोजन बेस, एरोमेटिक होता है, प्लेनर होता है। सारे जो एलिमेंट्स है इसमें, वो एक प्लेन पे है ना रखेंगे। जैसे कि कॉपी किताब आप एक प्लेन पे रखते हैं, तो सारा उसका पार्ट जो है एक सरफेस पे टच करता है। उसी तरीके से इसमें ये एलिमेंट, ये आपका कार्बन नाइट्रोजन है ना, इसको रखेंगे तो ये एक प्लेन में आ जाएगा। हाइड्रोफोबिक है ना। और ये वाटर से एफिनिटी नहीं दिखाता है, हाइड्रोफोबिक है। अब इस रिंग का स्केलेटल ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग, तो इसमें प्यूरिन भी होगा और पायरिमिडिन रिंग भी होता है। दो तरह का रिंग हमको देखने को मिलता है। प्यूरिन जो है रिंग देखने को मिलता है, एंड पायरिमिडिन रिंग। प्यूरिन में क्या है, पायरिमिडिन का ये रिंग देखें आप, तो 6 मेंबर रिंग है, जिसमें आपका नाइट्रोजन है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन। तो हम इसमें चर्चा करेंगे कि जो रिंग्स है हेट्रोसाइक्लिक है, और जो पायरिमिडिन रिंग है वो 6 मेंबर रिंग होता है। पायरिमिडिन जो है वो 6 मेंबर रिंग होता है, और उसमें पायरिमिडिन जो रिंग है ये 6 मेंबर रिंग है, ये जो आपका है। और जो प्यूरिन रिंग है उसमें एक अलग से पायरिमिडिन रिंग तो होता ही होता है, और ये इमिडाजोल रिंग है ना, इसको वो आप बोलेंगे इमिडाजोल रिंग। इमिडा जो जो रिंग होता है वो आप इस तरीके से 5 मेंबर रिंग होता है, जिसमें आपका नाइट्रोजन है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन। ये इमिडाजोल हो गया, है ना। इमिडाजोल भी हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन रिंग में जो है सिर्फ कोई एक एलिमेंट नहीं है ना। इसमें जो है नाइट्रोजन भी है, कार्बन है, तो इसलिए ये भी हेट्रोसाइक्लिक हो गया। 5 मेंबर्ड है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन है। लेकिन जब पायरिमिडिन को हम देखेंगे, जो 6 मेंबर है, तो उसमें 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन है। तो प्यूरिन में जो आपका पायरिमिडिन रिंग भी होता है और इमिडाजोल रिंग भी होता है, इसलिए इसको डबल रिंग हम बोलते हैं। एक पायरिमिडिन प्लस एक इमिडाजोल। टोटल अगर इसमें देखें जाए, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन दोनों रिंग का कॉमन हो गया है ना, तो टोटल देखा जाए इसमें तो 5 कार्बन और 4 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का पोजीशन है ना आपका, एक नंबरिंग जो है इसको बताएंगे, नंबरिंग कैसे किया जाता है। इस प्यूरिन में जो है नंबरिंग इस नाइट्रोजन से किया जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज जो है ये हम लोग आगे मूव करते हैं। तो 1 हो गया, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन आपका 2 हो गया, फिर नाइट्रोजन 3, ये 4 5 6, फिर यहाँ पे आएंगे 7 और 8 और ये 9। तो नाइट्रोजन किस किस पोजीशन पर है, 1 3 7 9। ये आपका हो गया नाइट्रोजन का पोजीशन। नाइट्रोजन एट 1 3 7 9। और pyrimidine जो रिंग है 6 मेंबर रिंग है, कंटेन्स 4 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो है वो किस किस पोजीशन पर है, 1 एंड 3 पोजीशन पे है। इसमें नंबरिंग जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है, और इस नाइट्रोजन से शुरू होता है। नंबरिंग हमेशा
सिक्स मेंबर रिंग से स्टार्ट होगा और नाइट्रोजन से ही होगा। अगर हम पाइरिमिडिन में देखें तो ये नीचे वाला जो नाइट्रोजन है यहाँ से नंबरिंग शुरू होगा और क्लॉकवाइज मूव करेंगे नंबरिंग करते हुए। और इस प्यूरिन में जो है हम लोग इस नाइट्रोजन से शुरू करेंगे नंबरिंग। ये और ये एक तरह से कह सकते हैं कि रूल है। ये नंबरिंग वो ये नाइट्रोजन से होते हुए फिर इस नाइट्रोजन की तरफ आगे बढ़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से आपका प्यूरिन रिंग हो गया। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन यानी कि ये जैसे बेंजीन में आप देखेंगे कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर जो है ऐसे होगा। तो समथिंग जो है आपका इस तरीके से पाई बॉन्ड जो शिफ्ट होते रहता है ना, ऐसे करके। तो इसीलिए हम लोग बेंजीन को जब फाइनल इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है। इसके वजह से यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ट्रांजिशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है रिस्पॉन्सिबल है, हेल्प करता है यूवी लाइट को ऑब्जर्व करने में। अब नाइट्रोजन जो बेस है वो एक तरह से हम कह सकते हैं प्यूरिन डेरिवेटिव्स है या प्यूरिन सब्स्टिट्यूटेड है। प्योर प्यूरिन तो वो सिंपल रिंग का स्केलेटल जो रिंग है उसको हम नाम देते हैं प्यूरिन। बट जो हमारा डीएनए न्यूक्लिक एसिड में या आरएनए में प्रेजेंट होता है वो डेराइव्ड प्यूरिन है या सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन है। उस रिंग में कोई न कोई एटम जो है फंक्शनल ग्रुप है जो वो लगा रहता है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन भी बोलते हैं। अब सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन जो है एडेनिन हो सकता है और गुआनिन हो सकता है। अब इसका नाम 6 एमिनो प्यूरिन है और इसका नाम जो है केमिकल नेम 6 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो प्यूरिन है वो डबल मेंबर डबल रिंग वाला जो है ये एक तरह से डबल रिंग इसमें मिलता है। एडेनिन में देखेंगे तो ये आपका प्यूरिन हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो प्यूरिन है ही। और इसमें 6 पोजीशन पे एमिनो ग्रुप लगा रहता है। एमिनो ग्रुप लगा हुआ है एडेनिन में किस पोजीशन पे, 6 पे, तो इसलिए 6 एमिनो प्यूरिन भी इसको बोलते हैं। गुआनिन में जो है आपका देखेंगे तो 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन है ना, इस एमिनो ग्रुप को यहाँ पे ये रिप्लेस करेगा और एमिनो ग्रुप जो है आपका इस नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन के बीच के कार्बन पे आके लग जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा, चूंकि 2 पोजीशन पे एमिनो ग्रुप लगा हुआ है और 6 पोजीशन पे ऑक्सो है तो 2 एमिनो 6 ऑक्सो। और चूंकि ये रिंग कैसा है, प्यूरिन रिंग है, तो इसका नाम दे देंगे 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। नंबरिंग ऑलरेडी बता चुके हैं। प्यूरिन में जो है वो जो 6 मेंबर रिंग है वो है ना, इस नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं। अब फिर यहाँ पे आने के बाद 7 8 9 इसमें हम लोग इस तरह से नंबरिंग करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी उसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 होगा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, इधर जाएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से नंबरिंग करेंगे 7 8 9। बट जो सब्स्टिट्यूटेड पाइरिमिडिन है उसमें अगर साइटोसिन की बात करें तो उसमें इसमें आप देखेंगे साइटोसिन हो, यूरासिल हो या थायमिन हो, तीनों रिंग में जो है ये 2 पोजीशन पे जो ऑक्सीजन है ऑक्सो ग्रुप है वो कॉमन है। डिफरेंसेस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और इस पोजीशन पे डिफरेंसेस आ रहा है। तो साइटोसिन में जो है एमिनो ग्रुप लगा हुआ है 4 पोजीशन पे और ऑक्सो 2 पोजीशन पे। तो चूंकि नंबरिंग करते हैं तो हम लोग अल्फाबेटिकली है ना फंक्शनल ग्रुप को रखते हैं। तो एमिनो अल्फाबेटिकली ए पहले आ रहा है, ओ बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एमिनो किस पोजीशन पे, 4 पे, तो 4 एमिनो 2 ऑक्सो पायरिमिडिन हो गया। यूरासिल अगर देखेंगे तो 2 4 डाईऑक्सो पायरिमिडिन हो गया, क्योंकि 2 एंड 4 पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप है, दो दो को है तो डाईऑक्सो हो गया। थायमिन जो है आपका देखेंगे तो 2 4 डाईऑक्सी तो है ही, दो गो ऑक्सो ग्रुप है 2 एंड 4 पोजीशन पे और एक और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है
और एम जो है आपका ऑक्सो से पहले आएगा। तो मिथाइल का पोजीशन 5 है तो उसको लिखेंगे 5 मिथाइल 2 4। दो ऑक्सीजन है तो डाई ऑक्सो, और ये पायरिमिडिन रिंग था इसलिए इसको पायरिमिडिन बोलेंगे। या इसको चूंकि आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक वो सेम है, यूरासिल जैसा ही है। और एक अंतर कहाँ पर है, मिथाइल ग्रुप पे। तो मिथाइल कहाँ लगा हुआ है, 5 पे, तो इसको 5 मिथाइल यूरासिल भी हम लोग बोलते हैं। पेंटोज शुगर की अगर हम बात करें तो ये एल्डो पेंटोज इसको हम लोग बोलेंगे, है ना। चूंकि जब लीनियर फॉर्म में इसको अगर हम इसको तोड़ेंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको एल्डो पेंटोज बोल देंगे। बीटा एनोमर या बीटा फॉर्म भी इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे इस तरह का, है ना, शुगर मॉलिक्यूल्स है। अगर दो को ले लें ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर अगर हम जो पहला कार्बन है इस पे OH अगर हम नीचे लिख रहे हैं तो अल्फा एनोमर होता है। और यहाँ पर अगर OH हम ऊपर में लिख रहे हैं तो ये बीटा एनोमर होता है ना, बीटा एनोमर। और ये हो गया अल्फा एनोमर, अल्फा एनोमर। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों में जो है OH जो है वो ऊपर में टॉप पे है, इसलिए बीटा हो गया। और ये डी फॉर्म होता है, वो आप पढ़ेंगे डी फॉर्म बायोमोलिकुल्स में। डी फॉर्म और एल फॉर्म क्या होता है, डेक्सो, है ना, रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी। वो बायोमोलिकुल्स या केमिस्ट्री में आप ये सब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और जो बीटा राइबोज है वो डी फॉर्म होता है ना। और ये भी जो है डी होता है। तो खैर आगे चलते हैं हम लोग। तो पेंटोज शुगर एल्डो पेंटोज है, बीटा फॉर्म एनोमर, यानी कि OH ग्रुप जो है ऊपर में है। पहला जो कार्बन पे OH ग्रुप है ये बीटा राइबोज जो है RNA में मिलेगा। और बीटा डीऑक्सी राइबोज जो है वो DNA में मिलेगा। डीऑक्सी क्यों, क्योंकि जो 2 प्राइम है यहाँ पे OH नहीं मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, H। बट RNA में 2 प्राइम पे OH होता है हर कार्बन पे। आप देखेंगे तो 1 पे, 2 पे, 3 पे, है ना, यानी यहाँ पे 5 पे OH जो है लगा हुआ है। तो ये आपका हो गया 2 प्राइम पे अगर OH मिल रहा है तो उसको बोल देते हैं हम लोग राइबोज। 2 प्राइम पे अगर यहाँ पे नहीं है तो इसको हम लोग बोल देते हैं डीऑक्सी राइबोज। तो 2 प्राइम पे जो है OH जो है नहीं प्रेजेंट होता है, किस में, DNA में जो है। और OH जहाँ पर होता है वो हाईली एक्टिव होता है, यानी कि वो अपना ही DNA का स्ट्रेन या RNA जिसमें भी रहेगा, ये RNA में रहेगा या DNA में रहेगा, तो अपना फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको तोड़ देता है। तोड़ देगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये DNA स्प्लिट कर जाएगा। इसीलिए ये OH DNA में नहीं मिलता है ना, ये RNA में देखने को मिलता है। DNA में ये OH यहाँ से नेचुरली जो है वो, है ना, हटा दिया गया है, एवोल्यूशनरी यहाँ से हटाया गया है ताकि DNA जो है मोर स्टेबल हो जाए। और क्योंकि OH प्रेजेंट होता है RNA में, इसीलिए RNA जो है वो अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू DNA। फॉस्फेट ग्रुप, आप न्यूक्लियोटाइड में हम लोग पढ़ रहे थे 3 कंपोनेंट है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड जो है आपका एक तरह से ऐसे पढ़ते हैं आप लोग, H3PO4। हाइड्रोजन 3 है, 1 2 3। फास्फोरस 1 है। ऑक्सीजन 4 है, 1 2 3 4। तो ये आपका हो गया फास्फोरिक एसिड, है ना। जब इसी को हम लोग फॉस्फेट बोलेंगे तो ये OH जो है वो आयनाइड हो जाता है इन एक्वस कंडीशन में। तो उस समय हम इसको फॉस्फेट बोलते हैं। फॉस्फेट ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव चार्ज ऑन न्यूक्लिक एसिड। इसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है न्यूक्लिक एसिड पे, DNA हो या RNA हो, इसलिए। और
न्यूक्लिक एसिड का एसिडिक नेचर जो भी है वो भी इसी फास्फोरिक एसिड के वजह से है। तो हम लोग जो है ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट के बारे में पढ़े। नाइट्रोजन का कंपोनेंट में नाइट्रोजन बेस हो गया, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, और ये आपस में तीनों जुड़ा हुआ रहता है। नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर जिस बॉन्ड पे जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और शुगर और फॉस्फेट जिस बॉन्ड से जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और नाइट्रोजन और पेंटोज शुगर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अगर इसमें हम फॉस्फेट ऐड कर देते हैं तो फिर ये बन जाता है आपका न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो है वो डबली आयोनाइड होता है ना। डबली आयोनाइड कैसे, जैसे यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे मान लेते हैं एच है, यहाँ पे मान लेते हैं इस तरीके से है। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन बेस है और यहाँ पे आपका फॉस्फेट है। तो एक फॉस्फेट पे जो है आपका एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा हुआ है, बाकी जो है इस फॉर्म में रहता है ऐसे। तो न्यूक्लियोटाइड पे कितना नेगेटिव चार्ज हो गया, दो नेगेटिव चार्ज हो गया है ना। एक ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, शुगर हो गया, नाइट्रोजन बेस हो गया, और ये फॉस्फेट हो गया। तो फॉस्फेट का जो दो ओ ओ एच है वो फ्री है, और एक उस कंडीशन में आयनाइड हो जाता है। एक यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा और एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए इसको डब्ल्यू आयनाइड भी हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल पीएच। अब हम लोग अगर इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखें है ना न्यूक्लियोटाइड का, तो यहाँ पे ये पेंटोज शुगर हो गया ये वाला, और एडेनिन, अगर हम यहाँ पे एडेनिन ले लें तो एडेनिन का स्ट्रक्चर ये होता है। और एडेनिन के साथ जो जुड़ता है वो 9 पोजीशन वाला नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे है ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये 3 वाला नहीं करता है, नाइट एन वाला करता है, नाइट्रोजन जो है जो 9 पोजीशन पे है। क्योंकि ये छोटा ग्रुप होता है ना, और ये जो 6 मेंबर रिंग है वो बड़ा रिंग है, तो वो इधर इससे बाइंड करेगा तो एस्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो डीएनए को और अनस्टेबल बनाएगा। इसीलिए छोटा ग्रुप वाला जो है इमिडाजोल, उसमें जो नाइट्रोजन है, और उसमें जो नाइट्रोजन 9 पोजीशन पे है वहाँ पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें, तो वो आपको नाइट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। और फिर इसके साथ ये फास्फोरस है, फास्फोरिक एसिड है, वो इसमें जुड़ेगा, यहाँ से वाटर निकलेगा और एक यहाँ से वाटर निकलेगा, ओ एच एन एच, और यहाँ पे इस शुगर का ओ एच और एच निकल जाएगा, वाटर बन जाएगा, और इस तरीके से आपका एक है ना फाइनली न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ये बॉन्ड आपका हो गया एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन है ना, इसलिए एन को नाइट्रोजन यहाँ से जुड़ा हुआ है, वो रहता था सिंपल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते, बट यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे नाइट्रोजन है ना। तो कार्बन कार्बन का सीधा रहता तब उसको बोलते ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बट यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग बोल देते हैं फास्फोएस्टर बॉन्ड। इस तरीके से आपका न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और चूंकि एक फास्फोरस है और डीऑक्सी यहाँ पे जो OH प्रेजेंट नहीं है, तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इसको बोलेंगे है ना। डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये आपका हो गया। अब इसमें और भी फॉस्फेट आ जाएगा, एक और आ जाएगा, तो उसको बोल देंगे एडीपी है ना। एक और जोड़ देंगे फॉस्फेट, तब फिर हो जाएगा फाइनली एटीपी है ना। तो इस तरीके से ये आपका है। अब यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन बेस शुगर दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, इसमें फॉस्फेट जोड़ेंगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे
आरएनए की अगर हम बात करें तो एडेनिन होगा, राइबोज होगा, बन जाएगा एडिनोसिन। एडिनोसिन में फॉस्फेट जोड़ेंगे तो बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडिनाइलिक एसिड या एडिनाइलेट भी इसको बोलेंगे। ए- अब एक फॉस्फेट है तो दो होगा तो मोनो डाइफॉस्फेट, तीन हो जाएगा तो ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे। ग्वानिन रहेगा, राइबोज रहेगा तो ग्वानोसिन हो जाएगा, फॉस्फेट जोड़ देंगे तो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट या ग्वानाइलिक एसिड या ग्वानाइलेट बोलेंगे। साइटोसिन है, राइबोज हो जाएगा तो साइटिडीन बोलेंगे, फॉस्फेट इसमें जोड़ देंगे तो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा या साइटिडाइलिक एसिड या साइटिडाइलेट बोलेंगे। यूरासिल है, इसमें राइबोज जोड़ेंगे तो यूरिडीन हो जाएगा, प्लस फॉस्फेट इसमें जोड़ देंगे, है ना। तो ये न्यूक्लियोसाइड का नाम है ना, ये यूरिडीन हो जाएगा, फॉस्फेट जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। उसका नाम हो जाएगा यूरासिल मोनोफॉस्फेट या यूरिडाइलिक एसिड या यूरिडाइलेट बोलेंगे। जब हम डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में एडेनिन होगा और यहाँ राइबोज की जगह पे डीऑक्सी राइबोज होगा। ये जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडेनोसिन। फिर इसमें फॉस्फेट जोड़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा जिसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट या डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड या डीऑक्सी एडिनाइलेट। इसी तरह ग्वानिन रहेगा, डीऑक्सी राइबोज रहेगा तो डीऑक्सी गुआनोसिन हो जाएगा, फॉस्फेट जोड़ जाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। और एक और फॉस्फेट जोड़ेंगे तो उसमें उस समय डाइफॉस्फेट बोलेंगे, तीन फॉस्फेट जोड़ देंगे तो ट्राइफॉस्फेट। और इसको हम बोल सकते हैं डिऑक्सी गुआनाइलिक एसिड या डिऑक्सी गुआनाइलेट। साइटोसिन, अच्छा, एसिड जब गुआनाइलेट ये सब है, डिनाइलेट जब एक्वस कंडीशन में होगा तब बोलेंगे। साइटोसिन, डिऑक्सीसाइटिडीन इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड को, इसमें फॉस्फेट जोड़ेंगे तो डिऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा, डिऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड, डिऑक्सीसाइटिडाइलेट। थायमिन रहेगा, आरएनए में यूरासिल रहेगा और डीएनए में यूरासिल की जगह पे थायमिन रहता है। तो फिर जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, है ना, थायमिन प्लस डीऑक्सीराइबोज तो डीऑक्सी थायमिडीन बन जाएगा, प्लस इसमें फॉस्फेट जोड़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा डीऑक्सी थायमिडीन, है ना, मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे हम लोग फॉस्फेट लिखेंगे, मोनोफॉस्फेट। ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है आपका। और ये डीऑक्सी थायमिडाइलिक एसिड हो गया, डीऑक्सी थायमिडाइलेट हो जाएगा। PHO फॉस्फेट हो जाएगा यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना है, ये थोड़ा पेन अभी काम नहीं कर रहा है। तो आज के लेक्चर में जो है इतना ही पढ़ेंगे, फिर जो है आगे का पोर्शन जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग।